गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी मेधा का पाठ 11 दिव्यांगता पर जीत समझाऊंगी। ये पाठ दीपा मलिक जी के बारे में है। दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 ईस्वी को हुआ था। शॉटपुट एवं जेवलिन थ्रो के साथ साथ तैराकी एवं मोटर रेसलिंग से जुड़ी ये एक विकलांग खिलाड़ी हैं। 2016 पैरा ओलंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया था। पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा मलिक पहली भारतीय महिला हैं। दीपा मलिक एक दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में भारत को गौरवान्वित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत सरकार ने इनको 2017 में पद्म श्री की उपाधि से भी सम्मानित किया था। इस सम्मान को पाने के बाद एक प्रमुख समाचार पत्र के पत्रकार ने इनका साक्षात्कार लिया था। तो ये जो पाठ 11 है दिव्यांगता पर जीत, ये पत्रकार द्वारा दीपा मलिक का लिया गया साक्षात्कार के कुछ प्रमुख अंश हैं इस पाठ में। तो अब मैं पाठ पढ़ूंगी और समझाऊंगी। प्रगति। दीपा जी बताइए कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी इतनी सकारात्मक सोच कैसे बनी रही। दीपा मलिक कहती हैं, इसका श्रेय काफ़ी हद तक मेरे माता पिता को जाता है। मैं 6 साल की थी कि अचानक एक दिन पैरों में कमज़ोरी का पता चला। धीरे धीरे चलना फिरना बंद हुआ और मैं बिस्तर पर आ गई। डॉक्टर के अनुसार टांगों में ट्यूमर हो गया था। फिर शुरू हुआ सिलसिला इलाज का। उस दौरान माता पिता कहते थे तुम जल्दी और ज़रूर ठीक हो जाओगी। मेरी टांगों का ऑपरेशन हुआ और लगभग 8 महीने के बाद मैंने फिर से चलना सीखा। जो पत्रकार होती हैं प्रगति, वो पूछती हैं दीपा जी से कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में, यानी कि वो दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने ये पैरा ओलंपिक खेलों में इतना बड़ा हासिल किया मुकाम। तो दीपा अपने बारे में बताती हैं कि इसका क्रेडिट पूरा, इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। वो बताती हैं कि जब वो 6 साल की थीं तो अचानक एक दिन उनके पैरों में कमज़ोरी का पता चला। वो चलना फिरना धीरे धीरे उनका बंद हो गया। वो बिल्कुल ऑन बेड हो गई, बिस्तर पर आ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उनको पैरों का ट्यूमर हो गया है। फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और उनके माता पिता हमेशा उनको ढांढस बंधाते थे कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। ऑपरेशन भी हो गया उनके पैरों का और 8 महीने बाद वो फिर से चलने फिरने लग गईं। फिर पत्रकार पूछती हैं, ऑपरेशन के बाद आप पूरी तरह से ठीक हो गई, फिर कैसा अनुभव रहा। दीपा जी, लंबे समय तक अस्पताल में रहने के कारण मेरे अंतर मन में एक जिद भी पैदा हुई। मैं अन्य बच्चे बच्चियों जैसी ही हूँ। फिर तो स्कूल में होने वाली हर गतिविधि में मैं हिस्सा लेती और ट्रॉफ़ी लेकर लौटती। दीपा मलिक ने बताया कि जब वो हॉस्पिटल में इतने लंबे टाइम तक एडमिट रहीं तो उनको ये महसूस हुआ कि उनमें कोई कमी नहीं है। वो बाकी बच्चों की तरह ही हैं। वो सब कुछ कर सकती हैं जो बाकी बच्चे कर सकते हैं। फिर वो बताती हैं कि वो सारी ही गतिविधियों में, यानी कि एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगी, हिस्सा लेने लगी। और वो जब भी किसी भी गतिविधि में भाग लेती तो वो जीतती थी, हमेशा उनको ट्रॉफ़ी मिलती थी। फिर प्रगति पूछती हैं कि आप अपनी शादी के बारे में कुछ बताइए। दीपा बताती हैं, मैं छुट्टियों में हॉस्टल से घर आई थी। तभी मैंने एक जवान आर्मी ऑफिसर को नई बाइक पर देखा। पता नहीं क्या हुआ, मैंने उनसे बाइक मांगी और चलाई। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तुम बाइक बहुत अच्छी चलाती हो। यह भी पूछा कि शादी हुई या नहीं। मैंने जवाब दिया कि अभी नहीं, पर शादी उसी से करूँगी जो बाइक देगा। वे अगले ही दिन मेरे घर आए और उन्होंने पापा से मेरा हाथ मांग लिया। यह सन 1998 की बात है। जब मैं 19-20 वर्ष की थी मेरी शादी हो गई। पति ने अपना वायदा निभाया। शादी के ठीक बाद उन्होंने मुझे एक नई बाइक दिला दी। तो जब पत्रकार दीपा मलिक जी से उनकी शादी के बारे में पूछती हैं तो दीपा मलिक बताती हैं कि जब वो छुट्टियों में हॉस्टल से अपने घर गईं तो उन्होंने वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर को नई बाइक पर देखा। तो उनकी इच्छा हुई बाइक चलाने की। उन्होंने उस ऑफिसर से बाइक मांग ली और जब वो चलाने लगी
तब उस आर्मी ऑफिसर ने उनसे पूछा कि आपकी शादी हो गई या नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी नहीं हुई है, बट मैं उससे शादी करूँगी जो मुझे बाइक देगा। फिर नेक्स्ट डे वो आर्मी ऑफिसर उनके घर आए और उन्होंने उनके पिताजी से उनका हाथ मांगा और 1998 में उनकी शादी हो गई। वो तब 19-20 साल की ही थी और शादी के बाद उनके पति ने उनको बाइक भी दे दी। फिर पत्रकार पूछती हैं कि आपको ब्रेन ट्यूमर की समस्या फिर कैसे स्टार्ट हुई, तो वो बताती हैं कि दीपा बताती हैं कि हम ऊटी गए थे, लेकिन वहाँ मुझे चलने में कठिनाई होने लग गई। उसी समय कारगिल युद्ध शुरू हो गया। मेरे पति कर्नल विक्रम सिंह को ड्यूटी पर जाना पड़ा। मैंने अस्पताल में जांच करवाई तो पता चला कि ट्यूमर वापस आ गया है। सन 1999 की बात है। मैं ऊटी से लौटकर जयपुर आई और वहाँ MRI करवाया। डॉक्टर ने बताया ठीक उसी जगह पर बड़ा सा ट्यूमर बन चुका है। उन्होंने मुझसे दिल्ली जाने को कहा। दिल्ली जाकर डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने बताया ऑपरेशन के बाद निचला हिस्सा बेकार हो जाएगा और मैं चल फिर नहीं सकूँगी। तो जब पत्रकार ने दीपा जी से ये सवाल किया कि उनको दोबारा ट्यूमर की समस्या कैसे हो गई, तब दीपा जी बताती हैं कि उनको दोबारा से ये समस्या जब वो ऊटी गई थी घूमने के लिए अपने पति के साथ, तो कारगिल युद्ध शुरू होने वाला था। तो उनको अचानक से ये महसूस हुआ कि उनको चलने फिरने में परेशानी हो रही है। उन्होंने वापस आकर जब अपना टेस्ट करवाया, ये 1999 की बात थी, तब उनको ये चीज़ लगी जब डॉक्टर्स ने बताया कि दोबारा से उनको फिर से ट्यूमर उस जगह पर वापस आ गया है और उनका निचला हिस्सा बेकार हो गया है। फिर पत्रकार पूछती हैं कि बीमारी के दौरान आपने सब कुछ अकेले कैसे संभाला। दीपा: मैं जानती थी कि इस समय पति को छुट्टी नहीं मिल सकती। मैंने निश्चय किया अब मुझे ही सब कुछ अकेले करना है। दिल्ली से जांच कराकर जयपुर लौटी और सारी चीज़ें व्यवस्थित की। मैं पति के बारे में सोचकर ज़्यादा परेशान होती थी क्योंकि वे मोर्चे पर डटे थे, इसलिए सोचती थी चाहे जैसे भी हो मुझे जाना है। प्रगति: अस्पताल में आपको कितना समय बताना पड़ा। दीपा: करीब 8-9 महीने। वहाँ मेरे पापा कर्नल BK नागपाल भी साथ में थे। पहला ऑपरेशन गलत हुआ, तब दूसरा और तीसरा ऑपरेशन हुआ। उस समय मेरे पति कारगिल में तैनात थे। वे ऑपरेशन होने के 3 महीने बाद ही देखने आ सके। यह ज़िंदगी का अत्यंत मुश्किल दौर था, लेकिन मैं नई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाकर चल रही थी। दीपा बताती हैं दीपा बताती हैं कि जब वो आकर उन्होंने अपना इलाज करवाने का सोचा तो उस समय उनके पति कारगिल पर उनकी पोस्टिंग थी, वो वहाँ पर मोर्चे पर डटे थे, तो उनको अपने से ज़्यादा अपने पति के लिए सोचकर लगता था कि वो वहाँ पर हैं। फिर उनसे पत्रकार पूछती है कि हॉस्पिटल में आपको कितना टाइम लगा, तो दीपा बताती हैं करीब 8-9 महीने। और उनके साथ उनके पिता जो कि एक कर्नल रहे हैं, BK नागपाल, उनके साथ हमेशा रहे हैं। उनका पहला ऑपरेशन गलत हुआ, फिर उसके बाद उनका दूसरा ऑपरेशन हुआ, फिर तीसरा ऑपरेशन हुआ। तब भी उनके पति कारगिल में ही तैनात थे और वे ऑपरेशन होने के 3 महीने बाद ही उनको देखने आ पाए थे। वो बताती हैं कि इसमें सामंजस्य बैठा कर चलना बहुत मुश्किल था। फिर उनसे पत्रकार पूछती हैं कि इस मुश्किल दौर में आपको ससुराल वालों का कितना सहयोग मिला। दीपा बताती हैं कि जब पति का स्थानांतरण अहमदनगर हुआ, जहां मेरी ससुराल है, तब हमें उन लोगों का भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में कभी हस्तक्षेप नहीं किया और मुझे निरंतर आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। पत्रकार ने जब बताया कि आपके ससुराल वालों का कितना सपोर्ट आपके साथ रहा है, तो वो बताती हैं कि उन्होंने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया है, सहयोग दिया है और मेरे कभी किसी चीज़ में उन्होंने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है, कोई इंटरफेरेंस मेरे ससुराल वालों का नहीं हुआ है। फिर पत्रकार पूछती हैं आज जिस मुकाम पर हैं वहाँ कैसे पहुँची। दीपा बताती हैं कि मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी देविका और छोटी अंबिका। छोटी बेटी तैराकी से डरती थी। मैं उसे प्रोत्साहन देने के लिए जब पानी में उतरी तब मुझे लगा मैं तैर सकती हूँ। यहीं से तैराकी का सिलसिला शुरू हुआ।
मैंने इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा नदी में बहाव के विपरीत तैरकर उसे पार किया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। सन 2009 में खेलकूद का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने 38 वर्ष की उम्र में जोवलिन थ्रो और शॉटपुट थ्रो खेलना सीखा और इनमें कई पदक भी जीते। वे पदक ही मुझे कॉमनवेल्थ गेम तक ले आए और मुझे लंदन जाने का अवसर मिला। वहाँ पता चला कि वर्ल्ड रैंकिंग में मैं दूसरे स्थान पर हूँ। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सन 2016 में ब्राज़ील में आयोजित रियो पैरालंपिक खेलों में भाग लिया। यहाँ शॉटपुट थ्रो में मुझे रजत पदक मिला। दीपा बताती हैं कि उनकी 2 बेटियां रही हैं। 2 बेटियां हैं उनकी, देविका और अंबिका। उनकी छोटी बेटी अंबिका को तैराकी से यानी कि स्विमिंग से बहुत डर लगता था। उसको सिखाने के लिए जब वो पानी में गईं तो उनको ये महसूस हुआ कि वो भी स्विमिंग कर सकती हैं। बस वहीं से उन्होंने सीखना शुरू किया और इलाहाबाद में गंगा नदी के बहाव के जिस तरफ गंगा नदी का बहाव होता है उससे विपरीत, उससे उल्टी तरफ तैरकर उन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया और सन 2009 में खेलकूद सीखना शुरू किया। 38 साल की उस समय उनकी उम्र थी। तो जोवलिन थ्रो और शॉटपुट थ्रो उन्होंने सीखा खेलना, यानी कि भाला फेंक और गोला फेंक। ये खेल होते हैं जिसको उन्होंने सीखा और उनमें बहुत सारे उनको पुरस्कार भी मिले जो कॉमनवेल्थ गेम्स तक उनको ले गए। वो जब लंदन गई तो उनको वर्ल्ड रैंकिंग देखकर ये पता चला कि वो 2nd नंबर पर हैं पूरे संसार में। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 2016 में ब्राज़ील में जब रियो पैरालंपिक खेल में उन्होंने भाग लिया तो उनको वहाँ पर रजत पुरस्कार मिला। फिर प्रगति उनसे पूछती है, अकेले यात्रा करने और अन्य काम संभालने में क्या आपको परेशानी नहीं होती? दीपा कहती है, हाँ मुझे होती है परेशानी, लेकिन लोगों से कभी कदार मदद भी लेनी पड़ती है। मदद लेने में हिचक कैसी? मैं कार भी चलाती हूँ और मैंने अपनी कार को अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाया है, घर को भी अपने हिसाब से व्यवस्थित किया है। प्रगति, आपको सन 2012 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। सन 2017 में भारत सरकार ने आपको पद्म श्री की उपाधि से सम्मानित किया। इस पुरस्कार ने तो आपकी झोली खुशियों से भर दी। पत्रकार उनसे पूछती हैं कि आपको ट्रैवल करने में, यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होती या काम संभालने में? तो वो बताती हैं कि हाँ होती है, लेकिन मैंने अपना उस तरीके से व्यवस्थित कर रखा है। अगर वो ड्राइविंग करती हैं, कार चलाती हैं, तो उन्होंने अपनी कार को उसी तरह से ही डिज़ाइन कर लिया है और घर के सामानों को भी, घर को भी वैसे ही व्यवस्थित किया है जैसे वो अपने लिए कार्य करने में कंफर्टेबल हों। फिर उनसे जब पत्रकार पूछती है कि 2012 में आपको जब अर्जुन पुरस्कार मिला तो ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, खेल का पुरस्कार होता है, और सन 2016 में भारत सरकार ने जब उनको पद्म श्री की उपाधि से सम्मानित किया तो उस पुरस्कार ने तो आपकी झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ डाल दी। तो दीपा बोलती है, निसंदेह, मतलब इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। इसलिए नहीं कि मेरी उपलब्धियों का उपहार था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये दिव्यांगता पर जीत का प्रमाण पत्र था। मतलब दीपा इसलिए खुश थी, अगर कोई सामान्य व्यक्ति कभी कोई मुकाम हासिल करता है तो शायद उसको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना एक दिव्यांग व्यक्ति इतनी असफलताओं से जूझते हुए अपने मुकाम को हासिल करता है। फिर पत्रकार आखिर में ये पूछती हैं कि दीपा जी, आप इस देश की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी? दीपा बताती हैं, मेरे लिए ये बहुत ही सुखद अनुभव है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाई। मैंने जीवन में हारना नहीं सीखा। मैं युवा पीढ़ी से अपील करना चाहूँगी कि वे निराशा में से आशा की किरण ढूंढने का प्रयास करें। निश्चय ही ईश्वर उनका मार्गदर्शन करता रहेगा। दीपा जी युवा पीढ़ी को ये संदेश देती हैं कि बताती हैं कि वो जिस मुकाम पर हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। और वो यंग जनरेशन से, युवा पीढ़ी से ये कहती हैं कि चाहे कितनी भी असफलता आ जाए,
कितनी भी निराशा आकर घेर ले, लेकिन उसमें भी आशा की किरण हमेशा हमें ढूंढ लेनी चाहिए। जब हम असफलता में भी सफलता का रास्ता ढूंढ लेते हैं तो ईश्वर भी हमें रास्ता दिखाता है, ईश्वर भी हमारा मार्गदर्शन करता है और हम अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाते हैं। हमें अपनी मंजिल मिलकर ही रहती है। तो बच्चों, हमें कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हमारे समक्ष क्यों ना हों, लेकिन हमें उन परिस्थितियों से जूझते हुए आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए और प्रयास करते रहने चाहिए। हमें सफलता हमेशा ज़रूर प्राप्त होगी। धन्यवाद।